नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉस्ट के एडिशनल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले कुछ सीरीज़ है कैश बजट का। कैश बजट क्या होता है? कैश बजट बेसिकली एक कैश अकाउंट ही होता है। इसमें रिसिप्ट लिखते हैं एक तरफ पेमेंट लिखते हैं। इसमें कुछ एडजस्टमेंट रहता है एंड दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का टोटल सेल दिया है, मटेरियल वेजेस ओवरहेड का खर्चा दिया है। और फिर कहता है कि कैश बैलेंस 1 मई को 10,000 था। फिर न्यू मशीन खरीदे हैं क्रेडिट पे 30,000 का, जिसका कि हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट में जुलाई और अगस्त में पेमेंट कर देंगे। कमीशन है 2.5% ऑन सेल्स विच इज़ टू बी पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। इसका मतलब कि एक्चुअल सेल्स जब हुआ है उसके अगले मंथ हम लोग पे कर देते हैं सेल कमीशन 2.5% ऑन टोटल सेल्स। फिर कहता है कि 10,000 जो है वो सेकंड कॉल है, इज मेड टू रिसीव्ड इन जुलाई। तो जुलाई में हम लोग 10,000 का सेकंड कॉल रिसीव करेंगे। इसके साथ इसका प्रीमियम 2,000 का है, वो भी हम लोग जुलाई में ही रिसीव करेंगे। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज टू बी 2 मंथ्स। इसका मतलब क्रेडिटर को पे करेंगे 2 महीना बाद करके। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज टू बी 1 मंथ। इसका मतलब कि डेटर से पेमेंट लेंगे 1 महीना बाद करके। डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज टू बी 1 मंथ, यानी कि इस महीना का ओवरहेड अगले महीना में पेमेंट करेंगे। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 15 दिन। वेजेस का पेमेंट 15 दिन लेट से करते हैं। इसका मतलब कि आधा इस महीने करेंगे, आधा अगले महीने करेंगे, फिर अगले महीने में आधा आधा करके करेंगे। फिर है अज्यूम कैश सेल टू बी 50% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल में 50% कैश सेल है, बाकी 50% क्रेडिट सेल होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग नोट्स बना लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में सबसे पहले तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का टोटल सेल लिख दिए, जिसमें से कि 50% कैश सेल था तो 50% कैश सेल लिख दिए। बाकी जो 50% वो तो क्रेडिट सेल है, और यही जो क्रेडिट सेल है वही तो डेटर्स है, और डेटर्स से हम लोग कब पैसा लेंगे? 1 महीने बाद करके। तो 1 महीने बाद करके हम लोगों ने लिख लिया। अब सिंस कैश बजट में हम लोग रिसिप्ट लिखते हैं, पेमेंट लिखते हैं, तो पहला जो कैश सेल हुआ था वो कैश सेल हम लोग का रिसिप्ट में जाएगा। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो है ये भी हम लोग का रिसिप्ट में जाएगा कैश बजट का। अगला वर्किंग नोट में हम लोगों ने परचेज लिखा है, और फिर पेमेंट टू क्रेडिटर। जो भी हम लोगों ने खरीदा होगा उसी के लिए तो हम लोगों ने पेमेंट किया होगा क्रेडिटर को। अब हम लोगों ने कितना कितना खरीदा है, मटेरियल में लिखा हुआ है 20,000 14,000, तो वही हम लोग का परचेज है, परचेज लिखे और पेमेंट टू क्रेडिटर लिखे। अब यहाँ पर बात था कि हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करना है 2 महीना बाद। तो मई का जो खरीदे थे वो हम लोगों ने पेमेंट किया जुलाई में। फिर जून का जो खरीदे थे उसको हम लोग पेमेंट किए अगस्त में। जुलाई का जो खरीदे थे उसको हम लोग पेमेंट किए सितंबर में। अगस्त का जो खरीदे थे वो अक्टूबर में पेमेंट किए। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब जितना पेमेंट टू क्रेडिटर्स है ये तो जाएगा पेमेंट साइड ऑफ कैश बजट। कैश बजट का जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो पेमेंट साइड में लिखाएगा। फिर अगला है वेजेस। वेजेस में कहा था कि वेजेस को हम लोग पेमेंट करते हैं 15 दिन लेट से। इसका मतलब कि आधा तो इस महीने पे कर देते होंगे और आधा तो अगले महीने में। फिर आधा इस महीने में पे करते होंगे, आधा अगले महीने में। इसी तरह से हम लोग वर्किंग नोट 3 भी बनाए हैं। वेजेस का फर्स्ट हाफ हम लोग इस महीने पेमेंट किए, अगला हाफ अगले महीने। फिर उसी प्रकार से जब अगले महीने का है जून का तो इस महीने आधा किए, अगले महीने आधा किए। इस प्रकार से हम लोग को मिल गया कि पेमेंट टोटल कितना किए हैं हर महीने में। जैसे पेमेंट आ गया, अब ये तो पेमेंट है तो ये भी जाएगा पेमेंट साइड ऑफ कैश बजट। क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट हिडन था कि वहाँ सेल कमीशन था, उसको हम लोग पेमेंट करे थे 1 महीना बाद। तो सेल कमीशन पहले निकाल लेते हैं। सेल कमीशन निकालने के लिए सबसे पहले सेल लिखेंगे। सारे महीने का सेल लिख लिए। सेल कमीशन 2.5% था तो 2.5% हम लोगों ने सेल कमीशन भी लिख लिया, और उसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 1 महीना बाद। जो मई का है उसको जून में पे किया, जो जून का है वो जुलाई में पे किया। इस प्रकार से हम लोगों ने पेमेंट किया। तो जो पेमेंट ऑफ कमीशन था ये तो पेमेंट था, इसीलिए पेमेंट साइड ऑफ कैश बजट में जाएगा। अब एडजस्टमेंट तो हम लोगों ने देख लिया, अब सीधा हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट। सबसे पहले पार्टिकुलर लिखेंगे, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग। मई का जितना ओपनिंग है क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, और बाकी सारे मंथ का ओपनिंग अभी नहीं मालूम है तो उसको खाली छोड़ देंगे। फिर रिसिप्ट और पेमेंट का बनाएंगे और कुछ जगह छोड़ देंगे। अब पहला था कैश सेल। कैश सेल हम लोग लिख देंगे हर महीने का कितना कैश सेल हुआ था। उसके बाद जो वर्किंग नोट से हम लोग निकाले थे, डेटर से कितना कलेक्शन किया था ये भी वर्किंग नोट 2 से मालूम चला था, वो भी हम लोगों ने लिख लिया। फिर सेकंड कॉल और सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग को जुलाई में मिला था, जुलाई में हम लोगों ने लिख लिया, बाकी खाली रहेगा। फिर पेमेंट के साइड में अगर हम लोग लिखेंगे जो क्रेडिटर को पेमेंट किए थे वो सारा हम लोगों ने लिख लिया। फिर पेमेंट ऑफ वेजेस जो किए थे वो हमने लिख लिया। सेल कमीशन जो था वो हमने लिख लिया। उसके बाद प्रोडक्ट ओवरहेड था, तो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि ओवरहेड का पेमेंट हम लोग 1 महीना डिले से करते हैं। इसका मतलब कि मई का जून में करते होंगे, जून का जुलाई में करते होंगे। इसी प्रकार से हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड का 1 मंथ डिले करके पेमेंट कर दिया। फिर मशीन का था, मशीनरी जो 30,000 का खरीदे थे वो इक्वल इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पे किया था कब? जुलाई और अगस्त में। इसीलिए 15,000 का पेमेंट कर दिया। अब क्वेश्चन का डेटा तो हम लोग ने डाल दिया। अब हम लोग क्लोजिंग कैश निकालेंगे, और क्लोजिंग कैश जब मई का निकलेगा तो उसको जून में का ओपनिंग में डाल देंगे। फिर जून का जो क्लोजिंग कैश निकलेगा उसको
जुलाई को ओपनिंग कैश में डाल देंगे। तो कैसे क्लोजिंग कैश निकालेंगे, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट क्लोजिंग कैश हो जाएगा। ओपनिंग था 10,000 मई के समय और रिसिप्ट हुआ था 20,000 और पेमेंट किए 2,000, तो इसका मतलब क्लोजिंग कैश आया 1800 और ये 1800 ओपनिंग बन जाएगा जून का। जब जून का ये ओपनिंग बन गया तो जून का ओपनिंग प्लस जून का रिसिप्ट माइनस जून का पेमेंट, तो आ जाएगा 30,300 क्लोजिंग कैश ऑफ जून। तो ये जो क्लोजिंग कैश ऑफ जून है वही क्लोजिंग कैश ऑफ ओपनिंग कैश ऑफ जुलाई होगा। जब ओपनिंग कैश ऑफ जुलाई मिल गया, फिर ओपनिंग कैश ऑफ जुलाई प्लस रिसिप्ट ऑफ जुलाई माइनस पेमेंट ऑफ जुलाई, फिर क्लोजिंग कैश ऑफ जुलाई मिल जाएगा। जैसे क्लोजिंग कैश ऑफ जुलाई आ गया, यही ओपनिंग कैश ऑफ अगस्त होगा और इसी प्रकार से हम लोग अक्टूबर तक बना लेंगे और हम लोग का कैश बजट कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में फरवरी मार्च अप्रैल में जून का सेल्स मटेरियल्स ओवरहेड वेजेस सब दे दिया आपको। कह रहा है कि सेल्स 10% कैश है और 90% क्रेडिट सेल है। जो क्रेडिट सेल है इसका मतलब डेटर्स 50% अगले महीने देगा और बाकी जो 50% है वो अगले के अगले महीने देगा। इसका मतलब 50% नेक्स्ट मंथ में देगा, एक मंथ बाद, और बाकी जो 50% है वो 2 मंथ बाद देगा, अगले का अगले महीने देगा। फिर क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल को जो हम लोग को पेमेंट करना है वो 2 मंथ बाद करेंगे, 2 मंथ बाद करेंगे। और वेजेस को जो पेमेंट करना है वो 1/4 करेंगे अगले महीने। इसका मतलब कि 3/4 करेंगे इस महीने और 1/4 करेंगे अगले महीने, फिर 3/4 करेंगे इस महीने, फिर 1/4 करेंगे अगले महीने। फिर ओवरहेड किया है, ओवरहेड 1/2 मंथ, इसका मतलब कि ओवरहेड आधा इस महीने करेंगे आधा अगले मंथ, ओवरहेड आधा इस महीने करेंगे आधा अगले मंथ। फिर बोला कि कैश एंड बैंक बैलेंस 1 अप्रैल को 60,000 है, इसका मतलब कि ओपनिंग बैलेंस आपको दे दिया है। फिर कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि प्लांट और मशीनरी हम लोग इंस्टॉल करेंगे फरवरी को, जिसका कॉस्ट होगा 9,60,000, जिसका मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा 12,000 करके अप्रैल से। तो अप्रैल के बाद हम लोग को पेमेंट करना पड़ जाएगा इसका प्लांट और मशीनरी का इंस्टॉलमेंट का। फिर बोला कि डिविडेंड 5% में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख का है, इसका 5% हम लोग को डिविडेंड देना पड़ेगा और ये हम लोग 1 जून को पेमेंट करेंगे। फिर एडवांस हम लोग को मिलेगा ऑन सेल ऑफ व्हीकल्स 90,000 जून में मिलेगा। फिर डिविडेंड हम लोग रिसीव करेंगे इन्वेस्टमेंट से, जो कि 10,000 का रहेगा और वो हम लोग को जून में मिलने का आशा है। और इनकम टैक्स हम लोग को पे करना पड़ेगा जून में 20,000 का। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले वर्किंग नोट खत्म करेंगे, जो भी थोड़ा सा टेढ़ा एडजस्टमेंट है उसको ठीक करेंगे। सबसे पहले फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का सेल्स लिखेंगे। 10% कैश सेल है तो 10% कैश सेल लिख लेंगे। याद रखिएगा ये जो 10% कैश सेल है ये रिसिप्ट में जाएगा ऑफ कैश बजट। जैसे ही टोटल सेल में क्रेडिट कैश सेल मिल गया, वैसे क्रेडिट सेल भी मिल जाएगा। क्रेडिट सेल जहाँ मिला तो बोला था कि इसका 50% हम लोग अगले महीने देते हैं और बाकी जो 50% है वो अगले का अगले महीने देते हैं, 2 महीने बाद देते हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने लिखा, जो फरवरी का था आधा दिया मार्च में, आधा दिया अप्रैल में। फिर जो मार्च का था वो आधा दिया अप्रैल में, आधा दिया मई में। जो अप्रैल का था वो आधा दिया मई में, आधा दिया जून में। तो उस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। फिर टोटल कर दिया कि कितना हम लोगों को डेटा से कैश मिला है। फिर अगला था कि मटेरियल जब हम लोगों ने परचेज़ किया था तो वो लिख लिया। और पेमेंट जब हम लोग मटेरियल का पेमेंट कर रहे हैं वो 2 महीने बाद कर रहे हैं, तो 2 महीने बाद हम लोगों ने लिख लिया। फिर वेजेस था, वेजेस में 3/4 इस महीने देंगे और 1/4 आगे महीने में देंगे। तो उसी तरह से हम लोगों ने लिख लिया। फरवरी में जितना था 30,000 का 3/4 हम लोगों ने इस महीने दिया, 22,500, और 1/4 अगले महीने दिया। इस प्रकार से हम लोग मार्च अप्रैल मई जून का भी निकाल लिए। फिर ओवरहेड जो था, ओवरहेड आधा इस महीने दे रहे थे, आधा आधा अगले महीने। तो उस प्रकार से ओवरहेड का भी हम लोग निकाल लिया। यहाँ पेमेंट मालूम चल गया, पेमेंट किए ओवरहेड का, पेमेंट किए वेजेस का, पेमेंट किए मटेरियल का। तो ये तीनों पेमेंट जाएगा कहाँ, पेमेंट साइड ऑफ कैश बजट। और जो कैश सेल था और कलेक्शन फ्रॉम डेटा था ये जाएगा रिसिप्ट ऑफ कैश बजट। तो अब कैश बजट बनाते हैं हम लोग। अब सिंस क्वेश्चन के पहले लाइन में कहा था कि प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द 3 मंथ एंडिंग 30 जून फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो 30 जून यानी जून का बनेगा, मई का बनेगा, अप्रैल का बनेगा। अप्रैल में जून का कैश बजट बनाएंगे। सबसे पहले अप्रैल का ओपनिंग लिखेंगे, फिर रिसिप्ट लिखेंगे। रिसिप्ट में कैश सेल हुआ तो कैश सेल लिख लिया, डेटर्स था डेटर्स लिख दिया। और फिर याद रखिए क्वेश्चन में था कि हम लोग व्हीकल का एडवांस जब लिए थे वो जून था, तो जून में लिए थे और डिविडेंड हम लोग को मिलने वाला था जून में, तो जून में लिख दिया हम लोगों ने। अब पेमेंट साइड में क्रिएटर को पेमेंट किया तो क्रिएटर का पेमेंट लिख दिया, वेजेस को पेमेंट किया तो वेजेस का लिख दिया, ओवरहेड का पेमेंट किया तो ओवरहेड का लिख लिए। ये सारा हम लोग वर्किंग नोट से निकाले थे। और इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन का हम लोग इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं अप्रैल से 12,000 करके, तो वो हम लोगों ने लिख लिया। फिर हम लोगों को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलने वाला था 12 लाख का 5%, और ये हम लोग एक्सपेक्टेड था कि जून में मिलेगा, तो जून में हम लोगों ने लिख लिया। एडवांस टैक्स भी पेमेंट किया था 20,000 का, तो वो भी हम लोगों ने जून में ही पेमेंट करा है, तो जून में लिख दिया। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले अप्रैल का क्लोजिंग कैश निकालते हैं। कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट का टोटल माइनस पेमेंट का टोटल। तो निकल गया क्लोजिंग कैश 47,500। ये जो क्लोजिंग कैश ऑफ अप्रैल है वो मई का ओपनिंग कैश हो जाएगा। तो ओपनिंग बना, फिर ओपनिंग ऑफ मई प्लस टोटल ऑफ रिसिप्ट ऑफ मई माइनस टोटल ऑफ पेमेंट ऑफ मई, तो निकल गया क्लोजिंग कैश ऑफ मई 46,000। वैसे ही जून का भी निकाल दिया हम लोगों ने। यहाँ से कैश बजट ये वाला भी खत्म हो गया।
तो एक सिंपल ट्रिक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो आप लिख लो सारे पॉइंट्स में कि ये रिसिप्ट में जाएगा, पेमेंट में जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा, पेमेंट में जाएगा, और किस किस पे आपको वर्किंग नोट बनाना है वो भी आप टिक मार लो। फिर वर्किंग नोट बनाओ और फिर सारा को पोस्ट करो। बस इतना ही तो था। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया है और फिर कह रहा है कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में कितना सेल्स हुआ है, कितना सैलरी हुआ है। फिर बोल रहा है अदर एक्सपेंसेस पर मंथ, रेंट है 1000, डेप्रिसिएशन है 1000, मिसलेनियस एक्सपेंस है 500 और कमीशन है 1% सेल। कह रहा है कि 80% सेल जो है वो क्रेडिट है और 20% जो है वो कैश सेल है, और 70% क्रेडिट सेल का अगले महीने पे करते हैं, और बाकी जो 30% सेल का बचा वो हम लोग उसके भी अगले मंथ पे करते हैं। यानी कि एक मंथ डिले से पे करते हैं 70% ऑफ क्रेडिट सेल, और बाकी जो 30% क्रेडिट सेल है वो 2 मंथ के डिले से पे करते हैं। फिर कह रहा है कि कोई भी बैड डेट नहीं है। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है 30%, और बोला कि परचेज उतना ही करते हैं जितना नेक्स्ट मंथ का सेल है। हर मंथ उतना ही परचेज करते हैं जितना नेक्स्ट मंथ का सेल होगा। और कह रहा है कि बिजनेसमैन मेंटेन करता है मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 10,000। अगर 10,000 से कम होता है तो वो बैंक लोन ले लेता है, और मैक्सिमम बैलेंस रखता है 15,000 का। 15,000 से ज़्यादा होगा तो वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देगा, और 10,000 से कम होगा तो बैंक से लोन ले लेगा, और जैसे ही उसको मौका मिलेगा बैंक लोन को चुकता करने की कोशिश करेगा। यही है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का सेल्स। उसमें से बोला था कि 20% कैश सेल, तो कैश सेल लिख लिए। याद रखिएगा ये कैश सेल है तो रिसिप्ट में जाएगा कैश बजट का। फिर अगर कैश सेल मालूम चल गया तो क्रेडिट सेल भी मालूम चल गया, और क्रेडिट सेल बोला था कि पहला 70% जो है वो अगला महीना पे करते हैं, और बाकी जो 30% है वो अगले का अगले महीने पे करते हैं। तो 24,000 जो अप्रैल का है वो 70% तो मई में पे करेंगे, और बाकी जो 30% है वो जून में पे करेंगे। वैसे ही जो मई का क्रेडिट सेल है उसका 70% हम लोग जून में पे करेंगे, और बाकी जो 30% है वो जुलाई में पे करेंगे। इसी तरह से पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अप्रैल में कितना पेमेंट करेंगे, क्योंकि अप्रैल में जो पेमेंट करेंगे वो तो फरवरी का पेमेंट होगा, क्योंकि फरवरी का पेमेंट हम लोग एक महीना बाद मार्च में करेंगे 70%, और 30% फरवरी का पेमेंट करेंगे अप्रैल में। उसी प्रकार से मार्च का जो पेमेंट होगा, मार्च का पेमेंट करेंगे 70% अप्रैल में और 30% मार्च में। तो कैसे निकालेंगे उसको? तो ये वाला चार्ट से देखिए, ये वाला चार्ट में लिखा हुआ है कि फरवरी में जितना हम लोग किए होंगे उसका 70% मार्च में किए होंगे, और फरवरी का 30% जो हम लोग किए होंगे अप्रैल में। उसी प्रकार से जो मार्च का क्रेडिट सेल होगा उसका 70% तो हम लोग अप्रैल में पेमेंट किए होंगे, और बाकी 30% हम लोग मई में किए होंगे। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए बैलेंस शीट में डेटर दिया हुआ है 26,000 का। बैलेंस शीट में डेटर दिया हुआ है 26,000 का। ये जो 26,000 है वो कौन सा होगा? अप्रैल का होगा और मई का होगा। तो इसको उसी रेशियो में बांट देंगे जिस रेशियो में परसेंटेज है। परसेंटेज में देखिए अप्रैल और मई का कैसा परसेंटेज है, 7:3:3। तो इसी रेशियो में हम लोग 26,000 को बांट देंगे 7:3:3, और हम लोग का आ जाएगा। ये एक जुगाड़ है। बस इसी को हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे, अप्रैल में और मई में भी। ठीक है, जो रेड कलर से हम लोगों ने लिखा है। जैसे ये भी लिख लेंगे वैसे कैश फ्रॉम डेटर्स मिल जाएगा हम लोग को। अब अगला एडजस्टमेंट होगा पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को कितना पेमेंट करेंगे? जितना खरीदेंगे। तो परचेस कितना होगा? कह रहा था कि आपका ग्रॉस मार्जिन ऑन सेल है 30%। अगर ग्रॉस मार्जिन 30% है तो 70% परचेस होगा, क्योंकि ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, खरीद के बेच रहे हैं। तो जितना में खरीदे होंगे 30% ऐड किए होंगे तभी बेचे होंगे। तो सेल्स में 30% और ग्रॉस मार्जिन है, तो ग्रॉस मार्जिन को हटा देंगे तो परचेस कितना आएगा? 70% ऑफ सेल। लेकिन 70% ऑफ सेल तो किसका सेल? क्वेश्चन में कह रहा था कि अगले मंथ का सेल जितना रहेगा उतना ही खरीदेंगे। अगले मंथ का सेल जितना रहेगा उतना ही खरीदेंगे। अगले मंथ का सेल जितना होगा उतना ही खरीदेंगे। तो जो मई का सेल है उसमें से अगर 30% हटा देंगे तो वही कॉस्ट होगा। अब जो परचेज करते हैं वो तो कॉस्ट पे परचेज करते हैं ना, तो वही परचेज का कॉस्ट हो गया। उसी प्रकार से हम लोगों ने जून का भी निकाला, जुलाई का भी निकाला, अगस्त का भी निकाला, सारे मंथ का हम लोगों ने वैसे ही निकाल लिया परचेज। और जितना ये परचेस है वही परचेज एक्चुअली हम लोग पेमेंट टू क्रेडिटर्स करने वाले हैं। अब सिंस ये पेमेंट टू क्रेडिटर है तो पेमेंट है, तो पेमेंट साइड ऑफ कैश बजट में जाएगा। अब अगला जो वर्किंग नोट है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। और यही वर्किंग नोट से हम लोगों का सम कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्किंग नोट से पहले बना लेंगे कैश बजट। सबसे पहले अप्रैल मई जून जुलाई का कॉलम बनाएंगे, ओपनिंग लिखेंगे, अप्रैल को ओपनिंग लिखेंगे, और रिसिप्ट में लिखेंगे कैश सेल जितना हुआ है वो लिखेंगे, डेटर से कितना कलेक्शन हुआ वो भी लिखेंगे, और छोड़ देंगे थोड़ा जगह, क्योंकि अब यहाँ पर लिखने वाले हैं बोरिंग्स। अगर बोरिंग्स होगा तो बोरिंग्स लिखेंगे, और बोरिंग्स लिखेंगे तो रिसिप्ट होगा, इसीलिए बोरिंग्स के लिए जगह छोड़ देंगे। फिर पेमेंट के साइड में हम लोग क्रेडिटर को जितना पेमेंट किया वो लिखेंगे, रेंट जितना दिए हैं, क्योंकि जो भी एक्सपेंस हुआ है उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वही सोचेंगे कि जिस
जिस समय एक्रू हुआ उसी समय पे हो गया। तो रेंट जो भी एक्रू हुआ था सारा पेमेंट हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस जितना भी एक्रू हुआ था सारा पेमेंट हो गया। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है तो उसका कैश पेमेंट तो होगा नहीं, तो वो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। सेल एक्सपेंस जो था 1% ऑफ सेल था, तो 1% ऑफ सेल जो था इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो जिस समय एक्रू हुआ उस समय ही पेमेंट हो गया। इसका भी सैलरी का भी जिस समय एक्रू हुआ उस समय पेमेंट हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, यहाँ क्यों, क्योंकि जो हम लोगों ने बोरिंग्स लिया है कहीं वो पे करना पड़ा, तो वो भी हम लोग को पेमेंट में लिखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम लोग कोई एफडी लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी हम लोग को पेमेंट में लिखना पड़ेगा क्योंकि कैश जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी जगह छोड़ दीजिए और बोरिंग्स में भी जगह छोड़ दीजिए। अब हम लोग वर्किंग नोट 3 को देखते हैं। अब वर्किंग नोट बनाएंगे, सबसे पहले रिसिप्ट लिखेंगे, फिर पेमेंट लिखेंगे, फिर दोनों को लेस करके देखेंगे कि क्या सफिशिएंट बैलेंस है। अगर 10,000 से कम होगा तो लोन ले लेंगे, अगर 10,000 से ज़्यादा होगा, 15,000 से भी ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और उसके बीच में रहा 10,000 और 15,000 के बीच में रहा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अप्रैल में रिसिप्ट हुआ था 46,500, पेमेंट हुआ 41,200, तो 5300 का हम लोग का पॉजिटिव बैलेंस है। लेकिन होना कितना चाहिए था 10,000, मिनिमम 10,000 था, तो 4700 का लोन लेंगे। और लोन लेंगे तो रिसिप्ट होगा, तो रिसिप्ट में हम लोग 4700 लिख देंगे। तो अब देखिए जो अप्रैल का कैश बजट कंप्लीट हो गया, ओपनिंग भी था, रिसिप्ट भी टोटल आ गया और पेमेंट भी आ गया। पेमेंट में कुछ भी नहीं था और रिसिप्ट में बोरोइंग्स ऐड हुआ। तो यहाँ से हम लोगों का क्लोजिंग कैश मिलेगा, जो भी क्लोजिंग कैश मिलेगा 10,000, वो ओपनिंग कैश बन जाएगा मार्च का। अब मार्च में रिसिप्ट देखिए, रिसिप्ट में का टोटल देखिएगा तो 43,200 आएगा और पेमेंट इसका है 40520। तो अब इसको लेस करेंगे तो 2680 का बैलेंस आता है, तो 10,000 से कम है। तो कितना कम है 7320, तो इसको बोरिंग करना पड़ेगा। तो ये बोरिंग करेंगे तो रिसिप्ट होगा, तो 7320 हम लोग रिसिप्ट करेंगे। अब जैसे ही रिसिप्ट आ गया तब हम लोग इसका भी मई का भी टोटल करेंगे और क्लोजिंग कैश निकालेंगे। जैसे क्लोजिंग कैश निकलेगा उसको हम लोग जून में ओपनिंग कैश में लिख देंगे। जैसे जून में ओपनिंग कैश में लिखा तो हम लोगों ने अब जून का भी रिसिप्ट निकालेंगे, जून का रिसिप्ट निकालेंगे और पेमेंट निकालेंगे। तो वहाँ पर पता चलेगा कि नेगेटिव बैलेंस है 1680 का, लेकिन 10,000 तो मिनिमम चाहिए था। इसका मतलब कि 11,680 का बोरोइंग्स करना पड़ेगा। तो बोरोइंग्स करना पड़ेगा तो कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट में लिखेंगे बोरोइंग्स। फिर से यहाँ पर भी ये वाला कैश बजट कंप्लीट हो गया जून का, तो वहाँ पर लिखेंगे तो मिल जाएगा हम लोग क्लोजिंग कैश। अब जो ये जून का क्लोजिंग कैश है वो जुलाई का ओपनिंग कैश बन जाएगा, और ओपनिंग कैश जैसे मिल गया वैसे हम लोग रिसिप्ट का टोटल लिखेंगे, पेमेंट का टोटल लिखेंगे और फिर लेस करके देखेंगे कि कितना बैलेंस है। तो 3700 का हम लोग का नेगेटिव बैलेंस है, लेकिन होना तो चाहिए था 10,000। तो कितना कम है, 13,770 का कम है, तो इसका बोरिंग्स फिर से लेना पड़ेगा। तो बोरिंग्स लेंगे तो रिसिप्ट होगा तो रिसिप्ट में लिखेंगे और फिर से देखेंगे इसका टोटल करेंगे, क्योंकि जुलाई का अब हम लोग का कैश बजट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से क्लोजिंग कैश मिलेगा, ये अगस्त का ओपनिंग कैश बन जाएगा। ओपनिंग कैश जब मिलेगा तो रिसिप्ट का टोटल करेंगे अगस्त का। जब रिसिप्ट का टोटल देखे हैं तो बहुत ज़्यादा रिसिप्ट ऑफ टोटल मिल गया और पेमेंट बहुत कम था। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लोन हम लोगों ने लिया था उसको हम लोग रीपे करके देखते हैं, क्या रीपे करने के बाद हम लोगों के पास कुछ बैलेंस बचता है। तो अगर रीपे करते हैं हम लोग तो 37,470 का हम लोग को लोन ले चुका है। पहला अप्रैल में, जून, जुलाई में हम लोगों ने जितना लोन लिया था उसको ऐड करेंगे तो 37,470 का हम लोगों ने लोन ले लिया था। तो उसको भी लेस करके देखते हैं कि क्या पॉजिटिव बैलेंस है। तो उसको भी जब हम लोगों ने लेस किया तो हम लोगों के पास पॉजिटिव बैलेंस निकल के आया अगस्त का। सिंस ये पॉजिटिव बैलेंस कितना है 13,630, इसका मतलब कि 10,000 से ज़्यादा है और 15,000 से कम है। इसका मतलब कि ना ही ये ज़्यादा है ना ही ये कम है, तो इतना चलता है। सिंस हम लोगों को मिल गया टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट, तो हम लोग का निकल के आएगा कि कितना हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 13,630। ये जो 13,630 है ये सितंबर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जैसे ही ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा तो रिसिप्ट हम लोग देखेंगे, तो रिसिप्ट टोटल करेंगे, तो रिसिप्ट टोटल जैसे मिल गया और पेमेंट टोटल भी करेंगे तो पेमेंट टोटल मिलेगा तो 66680 करके हम लोग का आ रहा है बैलेंस। तो ये तो 15,000 से ज़्यादा है, तो मैक्सिमम 15,000 हम लोग को रखना है। तो 15,000 लेस कर देंगे ताकि 15,000 हम लोग का पास रहे, और बाकी कितना बचा 51,680 इसको हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे तो हम लोग का कैश चला जाएगा, तो पेमेंट में लिख देंगे सितंबर का। फिर हम लोग निकालेंगे इसका क्लोजिंग कैश सितंबर का। जैसे क्लोजिंग कैश ऑफ सितंबर निकल गया तो अक्टूबर का वो ओपनिंग कैश बन जाएगा। तो फिर अक्टूबर का हम लोग रिसिप्ट टोटल लिखेंगे, फिर पेमेंट देखेंगे तो बैलेंस आएगा 38,950। इसमें से 15,000 हम लोग रखेंगे और बाकी जितना बचा फ्री उसको हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे। फिर से दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे तो दोबारा से हम लोग पेमेंट में लिखेंगे और फिर हम लोग का क्लोजिंग कैश आ जाएगा। इस तरह से हम लोग का ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था और काफ़ी ट्रिकी था। इस वाले क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन जो सर करवाए हैं उसका भी वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप उसे भी देख लेना एक बार। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर था वो था कि लोन रिपेमेंट का समय। तो जब लोन रिपेमेंट हुआ था वहाँ से आप देख लीजिए कि रिसिप्ट आपका जितना है, अगर रिसिप्ट बहुत ज़्यादा है और पेमेंट बहुत कम है तो पेमेंट में आप लोन रिपेमेंट को भी ऐड कर दीजिए। लोन रिपे आपको जितना करना है उसको भी पेमेंट में इंक्लूड करके देखिए, क्या तब भी रिसिप्ट माइनस पेमेंट पॉजिटिव आ रहा है और इतना आ रहा है जितना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप वो करके देखिए। इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट था हमको लगा। इसमें थोड़ा सा डाउट भी है तो इसको आप एक बार सर के क्लास से भी देख लीजिए।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक फैक्ट्री दो प्रोडक्ट बनाता है, ए और बी। उसमें जॉइंट कॉस्ट लगता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। और सेल्स होता है 100 यूनिट 600 पर यूनिट करके, और बी का सेल होता है 120 यूनिट एट द रेट 200 पर यूनिट करके। आपको अपोर्शन करना है जॉइंट कॉस्ट को और प्रॉफिट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेथड और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट को ऐड करके रख लेंगे कि कितना जॉइंट कॉस्ट हम लोग का पोर्शन करना है। तो कितना करना है, डायरेक्ट मटेरियल 30,000, फिर 9600, फिर 12,000। तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड आ जाता है और फिक्स्ड ओवरहेड है 32,000। इसका मतलब टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना आ गया 83,600। यहाँ पर हम लोग टोटल वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड को यहीं पर सेग्रीगेट करके लिखे हैं। ये क्यों, बाद में काम आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में, जब हम लोग सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, इसलिए हम लोग वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर सेपरेट करके दिखाए हैं। अब हम लोग अपोर्शन करते हैं। जॉइंट कॉस्ट तो हम लोग को मिल गया 83,600। कैसे मिला था, सारा कॉस्ट को जोड़ दिए, टोटल वेरिएबल ओवरहेड को जोड़ दिए और फिक्स्ड ओवरहेड को भी जोड़ दिए। अब अपोर्शन करना है और प्रॉफिट भी निकालना है। फिजिकल क्वांटिटी के मेथड से कैसे बनाएंगे, देखिए प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में कितना यूनिट बना था, 100 यूनिट और 120 यूनिट, और टोटल कितना बना था 220 यूनिट। और हम लोग का कॉस्ट टोटल कितना लगा है 83,600। तो अगर 83,600 220 यूनिट के लिए लगा है, तो 100 यूनिट के लिए कितना लगा होगा, 120 यूनिट के लिए कितना लगा होगा पता चल जाएगा। फिर हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, तो सेल माइनस जॉइंट कॉस्ट। तो सेल लिख दिए 60,000, 24,000। सेल कैसे निकला, 100 यूनिट एट द रेट 600 पर यूनिट और 120 यूनिट एट द रेट 200 पर यूनिट। तो सेल निकल के आ गया। अपोर्शन कॉस्ट जो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन किए थे उसको हम लोग यहाँ लेस कर दिए, तो हम लोग का प्रॉफिट आ गया। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांटते हैं। तो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया। इस कंट्रीब्यूशन के रेशियो में ही हम लोग को बांटना है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि बी में कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आया है। जब नेगेटिव आया है तो वहाँ पर नहीं बांटते हैं, तो नेगेटिव आया है तो वहाँ नहीं बांटेंगे। तो जितना पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव में ही सारा फिक्स्ड कॉस्ट को डाल दिए। यही यूनिक चीज़ था इस क्वेश्चन में। आपको जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से अपोर्शन करना पड़ता है जॉइंट कॉस्ट, आप कैसे करते हो, आप सिंपली करते हो कंट्रीब्यूशन के रेशियो पे। लेकिन यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का रेशियो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए का तो पॉजिटिव है कंट्रीब्यूशन, लेकिन बी का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है। जब कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आता है तो वहाँ से तो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेस कर सकते हैं। तो लेस कहाँ किए, तो सारा का सारा फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दिए ए का कंट्रीब्यूशन में, और हम लोग का प्रॉफिट और लॉस दोनों में आ गया। एक और बात याद रखने वाली है यहाँ पर यह है कि जब हम लोगों ने जॉइंट कॉस्ट निकाला था, टोटल वेरिएबल ओवरहेड निकाला था। लेकिन जब हम लोगों ने ए और बी का कंट्रीब्यूशन निकालने का चाहा, तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने अपोर्शन करके लेस किया, और अपोर्शन भी किया तो उसे क्वांटिटी के रेशियो में 100:120 के रेशियो में। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में फैक्ट्री जो है आर्टिकल ए बनाता है और बाय प्रोडक्ट बी बनाता है, जिसके लिए इसको जॉइंट कॉस्ट लगता है मटेरियल 5,000, लेबर 3,000, ओवरहेड 2,000। फिर सब्सिक्वेंट कॉस्ट लगता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ए और बी में। फिर कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है ए का 16,000 है और बी का 8,000 है। फिर कह रहा है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट ए के लिए 25% ऑन कॉस्ट है और बी के लिए 20% ऑन कॉस्ट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन कह रहा है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जितना होगा वो सेलिंग का प्रोपोर्शन में बटेगा। और आपको जॉइंट कॉस्ट को बांटना है ए और बी में, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का स्टेटमेंट भी बनाना है। तो सबसे पहले जिस तरह से डेटा दिख रहा है उस तरह से हमको ऐसा लग रहा है कि ये एनआरवी मेथड यहाँ पे यूज़ करने बोला है। तो एनआरवी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट को लेस करते हैं, तो मिलता है हम लोगों को एनआरवी। उस एनआरवी के रेशियो में हम लोग बांट देते हैं जॉइंट कॉस्ट को। तो सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट निकालना पड़ेगा। जॉइंट कॉस्ट से निकला हुआ है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को जोड़ देंगे तो जॉइंट कॉस्ट आता है जो कि 10,000 का है। लेकिन यहाँ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले सोल्यूशन में देखिए कि कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैसे निकाले हैं। टोटल सेल्स रिवेन्यू माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस सब्सिक्वेंट कॉस्ट या फर्दर एक्सपेंस माइनस जॉइंट कॉस्ट, तो आ जाता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सबसे पहले टोटल सेल्स रिवेन्यू में 16,000 प्लस 8,000 24,000 आ गया। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकला, प्रॉफिट बोला था 25% ऑन सेलिंग प्राइस फॉर ए, 20% ऑन सेलिंग प्राइस फॉर बी। तो ए और बी का दोनों का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाले, उसको जोड़ दिए, फिर लेस किए सब्सिक्वेंट कॉस्ट या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो वो 5,000 और 8,000 था, डेटा में दिया हुआ है। तो उसको भी हम लोगों ने जब लेस किया तो जॉइंट कॉस्ट को बचा, तो जॉइंट कॉस्ट भी लेस किया, तो मिल गया हम लोगों को सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी मिल गया, जॉइंट कॉस्ट भी मिल गया है, प्रॉफिट भी मिल गया है, तो हम लोग एनआरवी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एनआरवी के लिए अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट ए और बी में। सेल प्राइस लिख देंगे, लेस प्रॉफिट लिख देंगे 25% और 20%। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अभी निकाले हैं, उसको अपोर्शन कर देंगे सेलिंग प्राइस के प्रोपोर्शन में। क्वेश्चन में क्या ही रहा था कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेलिंग प्राइस, तो उन दोनों को हम लोगों ने प्रोपोर्शन करके लेस किया। पोस्ट
या फिर फर्दर एक्सपेंस था उसको भी हम लोगों ने लेस किया, तो टोटल कॉस्ट आया। ये जो है ये एनआरवी है, बस ये इसी एनआरवी के प्रोपोर्शन में हम लोग को जॉइंट कॉस्ट बांटना है। तो सबसे पहले हम लोग बांटते हैं जॉइंट कॉस्ट मटेरियल जो है 5,000 का, उसको बांटेंगे तो इसी रेशियो में बांटेंगे 6733:3:6 तो हम लोगों ने ए और बी में बांट दिया। फिर लेबर का भी खर्चा जितना था जॉइंट कॉस्ट उसको भी बांट दिया, ओवरहेड का जितना खर्चा था उसको भी बांट दिया। उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या सब्सिक्वेंट एक्सपेंस क्वेश्चन में जैसे दिया था ए और बी के लिए, वो भी हम लोगों ने लेस किया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कैसे आता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल लेबर ओवरहेड प्लस एक्सपेंसेस, तब हम लोग का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एमएल ऑटो लिमिटेड जो है वो ऑटो कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है और उसका ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया है, परचेज ऑफ मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है। 2015 के दौरान कंपनी को एक ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसमें कि उसको एक कार डिलीवर करना है और कार के लिए डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है आपको, और कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करो एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज करो एज ए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट डिलीवरी 45,000 लगने वाला है और निकालो ओवरहेड रिकवर्ड रेट बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट और डिटेल्ड कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर रिसीव्ड इन 2015 एंड द प्राइस टू बी कोटेड इन द कंपनी वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स। तो ये बेसिकली एक जॉब कोस्टिंग का सवाल है जिसमें कि आपको सारा डेटा दे दिया गया है कंपनी का, और कह रहा है कि एक स्पेसिफिक जॉब आया है जिसमें हमको डिलीवर करना है, जिसमें कि डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल हम लोग को पता है और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी भी पता है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं मालूम है। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज कर लेना एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज कर लेना एज ए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अलावा हम लोग अगर 10% ऑन सेल्स कमाना चाहें तो हम लोग कितना सेलिंग प्राइस कस्टमर को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे कंपनी का। कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, ऐड किए डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट आया, ऐड किए फैक्ट्री ओवरहेड आया फैक्ट्री कॉस्ट। अब दो चीज़ हम लोग को निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया था कि फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग रिकवर करेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग रिकवर करेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। इसीलिए हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस निकालते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं, जिसके आधार पे हम लोग जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कैसे निकलेगा, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस इंटू 100, 2,80,000 डिवाइड बाय 9,50,000 इंटू 100 तो 40% आता है। अब अगला है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। कैसे निकलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है, डाटा में दिया हुआ है 2,50,400, 2,50,400 डिवाइड बाय 3,30,000 इंटू 100 तो 8% आता है। सिंस हम लोग को मालूम चल गया फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड परसेंटेज, तो हम लोग जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं। जॉब कॉस्ट शीट कैसे बनेगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, ऐड कर दिए, प्राइम कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, कैसे कितना करेंगे 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर निकाल के रखे थे। फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस था, तो यहाँ पर भी हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस किए। उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का परसेंटेज दिया था कि 8% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो जितना फैक्ट्री कॉस्ट आया उसका 8% हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के नाम से ऐड कर दिए। उसके बाद एक एडिशनल कॉस्ट था कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, जब उसको भी ऐड कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट आया उसके बाद हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे, लेकिन प्रॉफिट था 1/10 ऑन सेल, लेकिन हम लोग का तो सेल मालूम नहीं है, कॉस्ट मालूम है, तो 1/10 ऑन सेल इज इक्वल टू 1/9 ऑन कॉस्ट। तो 1/9 ऑन कॉस्ट से हम लोग प्रॉफिट निकाले, फिर सेल आ गया, और यही सेल कोटेशन प्राइस है जिसको हमको कोट करना है कस्टमर को। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में इंजीनियर लिमिटेड को एक जॉब मिला है जिसमें कि वो प्रॉफिट चार्ज करेगा 20% ऑन कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया है इतना, डायरेक्ट लेबर यूज़ किया है 2400 आवर्स एट द रेट 80 पर आवर। फिर ये लोग प्रोडक्शन ओवरहेड बजट किया था 48 लाख फॉर 24 आवर्स लेबर आवर्स। 24 आवर लेबर आवर के बेसिस पे ये लोग प्रोडक्शन ओवरहेड डिसाइड किया था 48 लाख का। उसी प्रकार से 36 करोड़ का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को बेसिस लेकर के ये लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अपना डिसाइड किया था 18 लाख। फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ है 187,000,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर यूटिलाइज किया है 2400 आवर्स एट द रेट 80 पर आवर। फिर ये लोग प्रोडक्शन ओवरहेड 48 लाख का बजट किया है, किसको बेसिस लेकर के, यही बेसिस लेकर के कि 24,000 लेबर आवर काम करेगा, तब हम लोग का प्रोडक्शन ओवरहेड 48 लाख आएगा। उसी प्रकार से ये लोग सोचा है कि जब बजटेड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 36 करोड़ आएगा तभी हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आएगा 18 लाख का। क्या बजट किया है, बजट किया कि जब टोटल बजटेड
प्रोडक्शन कॉस्ट 36 करोड़ जाएगा, तब हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 18 लाख होगा। और प्रोडक्शन ओवरहेड कितना एस्टिमेट कर लिया है, 48 लाख। ये सोच के कि 24,000 लेबर आवर काम करेगा। हम लोग को निकालना है इसका जॉब कॉस्ट शीट। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, लिख देंगे। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 2400 इंटू 80 पर आवर, तो हम लोग डायरेक्ट लेबर भी आ जाएगा। अब प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे निकालेंगे, देखिए जब 48 लाख ये लोग एस्टिमेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ 24,000 लेबर आवर, तो अभी तो 2400 लेबर आवर काम हुआ है, तो कितना प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। अगर 48 लाख ओवरहेड है 24,000 आवर के लिए, तो 2400 आवर के लिए कितना ओवरहेड होगा। अगर प्रोडक्शन ओवरहेड 48 लाख 24,000 आवर के लिए है, तो 2400 आवर के लिए कितना होगा, 4,80,000। उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। अब हम लोग सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करना है। तो यहाँ देखिए, जब 36 करोड़ का प्रोडक्शन कॉस्ट था, तो हम लोगों का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन था 18 लाख। तो अभी तो प्रोडक्शन कॉस्ट 193,720,000 है। तो अब हम लोगों का कितना आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यूनिटरी मेथड से यहाँ पर भी निकालेंगे तो आएगा 96,860। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट था 20% ऑन कॉस्ट, तो 20% ऑन कॉस्ट ऐड करेंगे तो प्राइस ऑफ द जॉब आ जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा था डायरेक्ट मटेरियल यूटिलाइज किए हैं इतना, डायरेक्ट लेबर यूटिलाइज किए हैं इतना, बजट प्रोडक्शन ओवरहेड 48 लाख हम लोग समझे हैं इस आधार पे कि 24,000 लेबर आवर काम करेगा। फिर अगर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 36 करोड़ रहेगा, तो उस हिसाब से हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 18 लाख का बजट होता है। तो अब हम लोग को निकालना है जॉब कॉस्ट शीट। तो जॉब कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, लिख दिया। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, लिख दिए। प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे लिखे हैं, अगर 48 लाख प्रोडक्शन ओवरहेड था 24,000 आवर काम करने के लिए, तो 2400 काम किए हैं, तो इसके लिए प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आएगा, यूनिटरी मेथड से 4,80,000 ऐड कर दिए तो आ गया प्रोडक्शन कॉस्ट। अब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिखाना था। तो जब 36 करोड़ प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड था 18 लाख, तो 193,720,000 प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए कितना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रहेगा। तो फिर यहाँ पर निकल गया हम लोग का यूनिटरी मेथड से 96,860। जब सारा कॉस्ट भी हम लोग जोड़ दिए तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। इसमें प्रॉफिट ऐड किया 20%, तो प्राइस ऑफ द जॉब आ गया। यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन खत्म होता है। आशा करता हूँ कि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें। हर हर महादेव। एग्जाम में टॉप करके आएँ।